हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये निखिल ने पूछे हैं वैसे तीनों के तीनों क्वेश्चन। बहुत अच्छे वे प्रिपरेशन कर रहा है निखिल, और मेरा आपको यही कहना है कि आप सभी इसी एडवांस लेवल की तैयारी करें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं होता तो आप लोग भेज दिया करो, उसको हम लोग वीडियो में डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको 3 क्वेश्चन उसके सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तीनों को मैंने बना रखा है, डायग्रामेटिकली बना रखा है। इनमें से फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे पास एक कंडक्टर स्फीयर था, ये वाला जो हमने R1 रेडियस का बनाया हुआ है, ये कंडक्टर स्फीयर। और इस कंडक्टर स्फीयर की जो इनर रेडियस है वो अपने को दे रखी है कितनी, R1। और जो इसको चार्ज दिया गया है ना, वो चार्ज दिया गया स्मॉल क्यू। सपोज दैट इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर जाएगा, ये इसके सरफेस पर चला गया पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज कंडक्टर स्फीयर है। और कंडक्टर की तो यही प्रॉपर्टी होती है कि अंदर मटेरियल ना होने के कारण ड्यू टू रिपल्शन टोटल चार्ज कहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। और कहा गया है कि इस कंडक्टर स्फीयर के अराउंड एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल की लेयर है जिसकी विड्थ आप लोग है मान सकते हो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। मतलब यदि मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं तो एक कंडक्टर स्फीयर, उसके रेडियस कितनी R1, और इस कंडक्टर स्फीयर के अराउंड एक डाइलेक्ट्रिक लेयर है जिस कारण इसकी पूरे सिस्टम की आउटर रेडियस कितनी बन जाती है, R2। मतलब इतनी मोटाई की, इतनी थिकनेस की हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक लेयर है। और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन R है। अपने को ये कैलकुलेट करना है कि जब ये चार्ज इसके सरफेस पर जाएगा जो हमने इस कंडक्टर को दिया है, तो ये चार्ज क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इस सरफेस पर, डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पर कौन से चार्ज को ले आएगा, नेगेटिव चार्ज को ले आएगा। कौन से चार्ज को ले आएगा, नेगेटिव चार्ज को ले आएगा इस प्रकार से। और इस लेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा +2 माइनस। क्या जनरेट हो जाएगा, +2 माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, EP। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे चार्जेस का क्या होना, डिफरेंट पार्ट्स में सरफेस में ऐसे डिवाइड हो जाना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलराइजेशन। तो हमें ये फाइंड करना है कि जब हम कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक के आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंड्यूस्ड करेगा। तो इस चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी होगी, नेगेटिव चार्ज की पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी होगी, पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी होगी। ये अपने को इसको सिग्मा P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी, ये अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि यदि हमारे पास मान लो कि पहले चार्ज Q हो और हमने बाद में उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए, तो जो उसमें इंड्यूस्ड चार्ज होता है या पोलराइजेशन चार्ज की डेंसिटी होती है उसमें और कंडक्टर का जो डेंसिटी है उसमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये है, आप लोग लिख लें उसको, सिग्मा P इज इक्वल टू सिग्मा और 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। ये दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है भी बात है। ये वाला जो सिग्मा P है ये क्या चीज़ है, ये है हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी। और ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या चीज़ है, ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर स्फीयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर स्फीयर। और एप्सिलॉन R क्या चीज़ है, एप्सिलॉन R इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा P को इवेलुएट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से, देख लो आप थोड़ा सा उसको। बिकॉज एप्सिलॉन R होता है ना, वो इससे पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है सिग्मा डिवाइड सिग्मा माइनस सिग्मा P। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लें तो सिग्मा माइनस सिग्मा P बराबर कितना बचेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। और यहाँ से यदि मैं सिग्मा P को निकालूँ तो वो कितना आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन R। यहाँ से सिग्मा आप लोग कॉमन कर लें तो 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन R, मतलब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा हमारा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि जो पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन R। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करें।
अब आप लोग देख लें कि सिग्मा क्या चीज़ है। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, ये है सिग्मा। तो आप लोग इसकी वैल्यूज़ को क्या कर लें, पुट कर लें। सिग्मा हमारे पास क्या होता है? चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। चार्ज कितना इसको दिया हुआ है? क्यू। और सरफेस एरिया विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप इसका सरफेस एरिया फाइंड करो तो रेडियस कौन से लेके चलोगे? R2। और स्फीयर के लिए कितना होता है? 4 पाई R2 स्क्वेयर। और इधर साइड क्या पड़ा हुआ ब्रैकेट में? 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन R। और इधर साइड पड़ी हुई है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो सिग्मा P देखो यहाँ से कितना आया, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा क्यू एप्सिलॉन R माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R और R2 स्क्वायर। ये इसका आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लें। और आरसी सर क्या है? हाँ जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कहा हुआ है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का, और फिर इसके एक वर्टेक्स पर किसी भी ए बी सी किसी भी एक वर्टेक्स पर हम लोग सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखते हैं क्यू। तब इस वर्टेक्स और इस सेंट्रॉइड पर जो चार्ज पड़े हुए हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है FAO, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी? 8 न्यूटन। कितनी वैल्यू दे रखी है अपने को इसकी? 8 न्यूटन। और अपने से ये पूछा है कि यदि मैं एक चार्ज और ले आऊँ और उसको किसी दूसरे वर्टेक्स पर रख दूँ, किसी दूसरे वर्टेक्स पर रख दूँ, तब सेंट्रॉइड पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये अपने से क्या हुआ है? पूछा हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, एक चार्ज सेंट्रॉइड पे पड़ा हुआ था, फिर हम दूसरा चार्ज लेके आए उतने मैग्नीट्यूड का और किसी भी एक वर्टेक्स पर रख दिया। सपोज दैट मैंने ए वर्टेक्स पर रख दिया और सेंट्रॉइड पर जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 8 न्यूटन। उसके बाद कहा गया कि आप तीसरा एक और चार्ज लेके आओ सेम मैग्नीट्यूड का, उसको भी किसी वर्टेक्स पर रखो और फिर बताओ कि इस सेंट्रॉइड पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप देखो कि FAO इसका मैग्नीट्यूड तो अपने को दे ही रखा है A न्यूटन, 8 न्यूटन। आप इसका मैग्नीट्यूड भी देख लें फॉर्मूला वाइज कैसे होगा। ये डिस्टेंस यदि L है तो ये वाले जो सेंट्रॉइड से लेके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होगी ये होगी L/√3। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा अपने पास KQ स्क्वायर डिवाइड बाय L/√3 का स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर और 3 अपना ऊपर चला जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है बराबर में अपने को? 8 न्यूटन दिया हुआ है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने क्या किया, एक थर्ड चार्ज रखा और उसको कहाँ रख दिया? C पर रख दिया। अब मेरे को ये फाइंड करना है कि अब सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड, नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड आफ्टर कमिंग थर्ड चार्ज which is placed at vertex C। अब दो चार्ज हो गए, एक वर्टेक्स A पे एक C पे, दोनों मिलके इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा वेक्टर को यूज़ करें। देखो क्या होगा, A जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्शन फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड ऐसे FAO वेक्टर, और जो C फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड FCO वेक्टर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंट्रॉइड पर ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 120 डिग्री। कितना बनेगा दोनों के बीच में? 120 डिग्री। तो अब आप इनका रिजल्टेंट निकाल लें। 120 का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? उससे पहले आप लोग ये देखो कि AO और FCO इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बिकॉज A पर जो चार्ज है वो भी कैपिटल क्यू है, O पर वो भी कैपिटल क्यू है। डिस्टेंस बीच में कितनी है? L/√3। सेम उसी प्रकार से C पर जो चार्ज है उसका भी मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, सेंट्रॉइड वाले का भी कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस फिर से कितनी है? L/√3। तो FAO और FCO का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। FAO बराबर होगा किसके? FCO के, और इनको मैं F के बराबर मान लेता हूँ। किसके बराबर मान लेता हूँ मैं? F के बराबर। और इंडिविजुअली इनकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है अपने को? 8 न्यूटन दे रखी है। ठीक है, वे बात है। अब मैं निकालता हूँ नेट फोर्स, F नेट निकालता हूँ कहाँ पर? सेंट्रॉइड पर।
तो वेक्टर फार्मूला यूज़ करें। वेक्टर फार्मूला क्या होता है? FCO² प्लस FAO² प्लस 2 FAO FCO और cos ऑफ थीटा। थीटा 120 डिग्री है तो cos 120 कितना हुआ? -1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा FCO² प्लस FAO² और -2 FAO FCO। FAO और FCO दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो अपने पास इसको एक कांस्टेंट बना करके सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी f² लिख दो, इसको भी f² लिख दो और ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा 1/2 बस एक है। तो ये भी कितना बन गया? -f²। माइनस से प्लस कैंसिल हुआ तो f नेट कितना आएगा? देखो f नेट आएगा यहाँ पर कितना? f नेट बचेगा रूट में f² और ये बच जाएगा f नेट इज इक्वल टू f और f की वैल्यू अपने को पता है कितनी थी? कितनी थी भाई? 8 न्यूटन। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 8 न्यूटन ही रहेगा। यदि आप फर्स्ट चार्ज को रखते हो A पर और सेंट्रोइड पर फोर्स देखते हो तो कितना आपने को दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? 8 न्यूटन। और यदि आप फिर थर्ड चार्ज भी C पर रख देते हो ना और फिर भी आप नेट फोर्स निकालते हो तो वो भी कितना आएगा आपके पास? 8 न्यूटन ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इन फोर्सेस की डायरेक्शन के कारण, क्योंकि सेंट्रोइड पर 2 फोर्स लग गए और उनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से एडजस्ट होगी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। इसको आप लोग नोट कर लें। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था भाई। ये केवल निखिल का ही एकमात्र कर्तव्य नहीं है कि ऐसे ये क्वेश्चन पूछना भी। अपनी क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां सब हैं, सभी यदि मेरे से मान लो 2-3 क्वेश्चन रोज़ पूछें तो उनको मैं वीडियो में डालता रहूँगा तो आपके साथ साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होती रहेगी। बाद में आप पर कोई बर्डन नहीं आएगा। और इसका एक और फ़ायदा आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट्स और तैयार होते रहेंगे। वरना भाई नहीं भेजोगे तो क्या है, मेरे को थ्योरी पढ़ाता रहूँगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। निखिल भेज रहा है ये करवाता रहूँगा। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर अपना क्वेश्चन क्या बोलता है? F नेट 8 न्यूटन। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना क्या बोलता है भाई? थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि अपने पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, प्लस चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है प्लस लैम्डा। और कहा हुआ है कि एक नेगेटिव चार्ज माइनस स्मॉल क्यू चार्ज इस वायर के अराउंड r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है बात। और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी अपने पास? v है। तो अपने को ये फाइंड करना है कि इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम पीरियड ऑफ चार्ज माइनस क्यू। ये अपने को क्या करना है? इवेलुएट करना है। कंडीशन क्या है? एक लीनियर चार्ज वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, प्लस चार्ज डेंसिटी है इसकी, और इसके अराउंड एक नेगेटिव चार्ज r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने इस इंस्टेंट पर इस चार्ज को पकड़ लिया। जब ये चार्ज घूमता यहाँ पर आया तो मैंने इस इंस्टेंट पर चार्ज को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया इसको। यहाँ पर देखा ट्रैक की रेडियस तो कितनी आ रही रहेगी। इसका यदि मास m हो तो इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mv²/r, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। mv²/r, r रेडियस है ट्रैक की, v इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट इस पर एक फोर्स और लगेगा। चार्ज की जो नेचर है ना, वो कैसी नेचर है इसकी? नेगेटिव नेचर है। और यहाँ पर जो वायर पड़ा हुआ है उस पर चार्ज कौन सा है? प्लस चार्ज है। और वायर है तो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे। हमने पढ़ा हुआ है ना, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में एक वायर था, वायर के कारण हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था जो r डिस्टेंस पर था। तो हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाला था 2k λ/r। उसका यूज यहाँ पे होने वाला है।
तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना 2k लैम्डा अपॉन में r वायर के लिए। और यहाँ पर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। तो आपको पता है कि यदि कोई चार्ज हो और वो नेगेटिव का और इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो उस पर फोर्स लगता है ना, वो फोर्स कितना होता है, क्या हुई, बट उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है। इट मीन्स यहाँ पर जब चार्ज होगा तो उस पर क्यू ई फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वायर की ओर। क्यू ई फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, वायर की ओर, बिकॉज चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके द्वारा डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा डेवलप हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो क्यू ई फोर्स है जो इन्वर्ट लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम क्यू ई फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mv² अपॉन में r। ये तभी हो सकता है मतलब जब वो एक सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। अब सर्कुलर ट्रैक में मूव करने का मतलब क्या, लगातार वो मूव कर रहा है, ना तो उस ट्रैक से बाहर जा रहे हैं ना ही अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर लगने वाला फोर्स बाहर लगने वाले को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहे हैं। तभी ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ से हम पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू भर दें, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, क्यू और ई क्या होता है, ई होता है हमारे पास 2k लैम्डा अपॉन में r। वेट ए मिनट, वीडियो की लिमिट देख लें भाई, वीडियो लिमिट कम थी इसलिए मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया जल्दी से। r से r को क्या कर लें, कैंसिल कर लें, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, v² = 2k क्यू लैम्डा अपॉन में m, और v की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, √2k लैम्डा क्यू डिवाइड अपॉन में m। अपने को क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। और आपको पता है कि टाइम किसके इक्वल होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है। तो एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये चार्ज पार्टिकल, 2πr, और कितनी वेलोसिटी से कर रहा है वो हम लोगों ने ये निकाल ली। तो डिवाइड में वेलोसिटी कर दो। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा 2πr डिवाइड में √2k क्यू लैम्डा अपॉन में m। तो ये m को ऊपर ले जाओ तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πr √m डिवाइड 2k क्यू और लैम्डा। इतना टाइम पीरियड लगेगा इस चार्ज पार्टिकल को। ठीक है भाई, इसको नोट कर लें आप, इसको नोट कर लें। तो ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन तीनों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें, और यदि पॉसिबल होना